है रिंकू शर्मा मर्डर केस, जो मंगोलपुरी में अभी मर्डर केस हुआ था रिंकू शर्मा का, उसको एक मजहब का दर्जा दे दिया गया है जी। इस केस को आप एज ए एडवोकेट होते हुए किस प्रकार देखते हैं? देखो, कोई भी हत्या, कोई भी अपराध जघन्य हो या किसी भी श्रेणी में आता हो, अपराध तो अपराध है और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, इसका क्योंकि कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन रिंकू शर्मा वर्सेस स्टेट नहीं है जो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, गलत होगा। जो एलिस्ट मर्डर है, जो हमारे एक्यूज हैं, अब ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि रिंकू शर्मा वर्सेस अदर्स में दूसरे ग्रुप के लोग होंगे। अब टारगेट में मुस्लिम समुदाय के लोग हो सकता है, बच्चे हों, हो सकता है इन्वॉल्व हों, मर्डरर हैं, बिल्कुल होगा और एग्जीक्यूशन होना चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल प्रोसिक्यूशन हो, जेल में जाए, उम्र कैद हो, जितनी सजा दी कम है। लेकिन बजरंग दल का क्या रोल है? बहुजन समाज, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या रोल? जिस बच्चे ने गलती करी आप उसका प्रोसिक्यूशन करो। अब माँ बाप को गालियाँ क्यों दे रहे हैं? आप घरों पर जाके पथराव क्यों कर रहे हैं? बजरंग दल के 10 लोग पकड़े गए थे, तो क्या ये अब ये दूसरा हो गया, अब हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया है, जो कि दुर्भाग्य है और देश के लिए अच्छा नहीं है। रिंकू शर्मा तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम करके वो ये कर रहे हैं, इसी प्रकार से अभी उन्नाव में केस हुआ है, क्या उन्हें उनकी कोई आवाज नहीं उठा रहा है? क्या उन बेटियों का यही दोष है कि वो दलित है? देखो, उन्नाव में जो केस हुआ है, अभी इसके बारे में, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ और अपना कानून का विद्यार्थी हूँ और मामला सब्जुडाइज है, तो जब तक मामला सब्जुडाइज होता है तो उस समय कोई भी टिप्पणी करनी गलत हो जाएगी कानून के हिसाब से। लेकिन हाँ, ये मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन अपना काम करेगा और बहुत अच्छा करेगा। इसमें पता चलेगा, क्योंकि कोई भी अगर मतलब जिसने जुर्म किया है, जो भी अपराधी है, वो किसी भी नकाब में आ जाए, कोई सा भी अपना नकाब पोश लगा ले, चाहे वो घर वाले हों या बाहर वाले, चाहे वहशी जो भी है जिन्होंने दरिंदगी की है, तो बचेंगे तो नहीं, थोड़ा समय लगेगा। हमें नहीं, आप कह रहे हैं कि प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। जैसे कुछ दिन पहले हाथरस में हुआ था, फिर बदायूं में हुआ था, फिर अभी उन्नाव में हो गया और बदायूं में आज फिर से हो गया, तो लगता नहीं कि प्रशासन अगर कार्रवाई करता तो इस प्रकार के केस बार बार होंगे? देखो, मैं प्रशासन की प्रशंसा इस पॉइंट पे नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ, मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में तो आए दिन ये घटना घट ही रही है। आपने भी हमारे सूबेदार साहब से क्वेश्चन किया था कि वो कहते हैं राम राज्य है। देखिए, राम राज्य कैसा है? राम राज्य, राम के राज में महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ अत्याचार होता है, मतलब कैसा राम राज्य? आप किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? आपने कहा कि 50 साल तक ये राज करेंगे, इनके पास ऐसे कौन से आधार हैं कि इनकी गारंटी होगी 50 साल तक? मतलब योगी जी तो सीधे कह रहे हैं ना कि 2022 में डंके की चोट में आएगी। वो डंके की चोट का मतलब क्या होगा? डंके की चोट का मतलब वही होगा जिसपे बीजेपी या इनकी सरकारें विश्वास करती आई। इनके भगवान ईवीएम मशीन होंगी, इनकी डंके की चोट ईवीएम होंगी। इनको पता है कैसे ऑपरेट होता है, इनको पता है कैसे चलता है, इनको पता है कैसे काम करते हैं, इनको पता है मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, इनको पता है कास्टिज्म का कार्ड कैसे खेलते हैं, इनको पता है कैसे प्रताड़ित करते हैं, इनको पता है अगर आप अच्छा काम कर रहे तो आपकी नस्का दबानी है, पता है। तो ये सरकार की खुफिया एजेंसियों से एक रिपोर्ट आ रही है कि कोरोना महामारी जो है वो एक बार फिर से आ रही है। इसी आधार पे महाराष्ट्र में कुछ जगह पे लॉकडाउन लगा दिया गया है। हो सकता है जल्दी ही पूरे देश में लोग दोबारा से लॉकडाउन लगा दिया। चलिए, मैं 2 दिन पहले एक अपने पत्रकार बंधु से बात कर रहा था, आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, जिस समय CAA का शाहीन बाग में चल रहा था, तो शाहीन बाग में जिस समय वो आंदोलन चल रहा था, जगह जगह जगतपुरी और लक्ष्मी नगर और खुरेजी वगैरह में भी हुआ, तो अचानक कोरोना बस्ट हो गया। जब कोरोना बस्ट हुआ, फॉर द प्रोटेक्शन टू सेव द लाइव्स ऑफ द पीपल हु वर सिटिंग देयर, इन्होंने कोरोना का बस्ट किया, सारे आंदोलन खत्म कर दिए। 2 दिन पहले मैं इसकी संभावना जता रहा था, आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है। ये आपकी बिल्कुल अनुमान सही है, ये गवर्नमेंट शायद कोरोना का कार्ड फिर खेलेगी। इसको लगता है कि कोरोना के नाम से कोई पेंडेमिक एक्ट लग जाएगा, आपके सारे मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपको फिर लॉकडाउन कर दिया जाएगा और इस आंदोलन को कुचलने की फिर एक बार योजना बनेगी। लेकिन मुझे लगता है नहीं, आंदोलन को कुचलने की तो अब से पहले भी कई योजना बन चुकी हैं। जैसे जो 26 जनवरी को हुआ था लाल किले के ऊपर, उसके बाद 28 तारीख को यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे जो हुआ था, ये इसी आधार पे लग रहा है कि आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो जग जाहिर हो गया, इनके चेहरा और चरित्र दोनों सबको पता चल गए। 26 जनवरी का एपिसोड बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, जो झंडा लहराया गया, अपना निशान साहिब वहाँ लगाया, आप लाल किले के प्राचीर पे चले गए, वो गलत था, मैं उसके बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। लेकिन
नहीं, यहाँ कहीं ना कहीं सिक्योरिटी प्रशासन की भी चूक हुई। वहाँ का रास्ता किसने दिया? आपने यहाँ तो बैरिकेड इतने जबरदस्त लगा दिए, वहाँ पर आपने पूरे बैरिकेड खोल दिए। अब एक किसान को कैसे पता कि यहाँ पर जाना है नहीं जाना है? मेरे जितने किसान हैं वे सारे पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश पूर्व से। दिल्ली का मैं निवासी हूँ, मैं खुद भूल जाता हूँ। अगर आप किसी गलत रोड पे चले जाओ तो 10 किलोमीटर तक कट नहीं मिलेगा। तो इस बारे में पहले भी चर्चा हो गई। फिर आ जाओ 28 तारीख की बात। 28 तारीख को फिर वही सत्ता में जो लोग हैं अपने कुछ गुंडों को लेकर आ जाते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, एक कलंकित कर देते एक आंदोलन को, एक आंदोलन के नेता को, एक प्रवक्ता को, एक किसान को। तो वो सबने देखा जब राकेश टिकैत जी की आंखों में आंसू थे तो आंदोलन तो बदल गया। इनकी दोनों चाल फेल हो गई और ये एक इनके पास मेडिकल का ग्राउंड है। और मुझे लगता नहीं है कि आप चाहे कोरोना लेकर आ जाएं या रामदेव अपनी कोरोनिल लेकर आ जाए, इस आंदोलन पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। सरकार बैकफुट पर है। अब बहुत आवेश में, बहुत गति के साथ, बहुत प्रेम में और अनुशासन के साथ आंदोलन चल रहा है। अब आंदोलन अनुशासित चल रहा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि किसान यहाँ पिकनिक करने आए हुए हैं कि आंदोलन करने। आप जब कहीं जाते हो तो उसकी परिस्थिति को आप ही जानते हो। आप जिस समय ये इंटरव्यू कर रहे हैं तो यहाँ पर पीछे ये देख लीजिए आप कितनी पिकनिक है। हम आपको लगता है कि हम गंदगी में बैठे हैं, सफाई में तो नहीं है। आपको लगता है कि कौन लोग पिकनिक कर रहे हैं? लोग पूरे 2 महीने से 3 महीने से अपना घर छोड़कर बैठे हैं। जिसको लगता है कि हम पिकनिक कर रहे हैं उनका हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना आप आइए, पिकनिक के हिस्से बनिए, हमारे साथ 2 चपाती आप भी खाइए, 2 चर्चाएं भी करेंगे, अनुभव भी हो जाएगा आपको कि पिकनिक है या आंदोलन है। और वैसे भी अगर आंदोलन में खुशियां बढ़ती हैं तो इसमें दुख की बात क्या है? खुशियां हैं। अगर हम पिकनिक मना रहे हैं, अपने पैसों से मना रहे हैं, अपने देश में, नहीं, वो तो कहने इनके विदेशों से फंडिंग आ रही है कि किसान के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। आज तक गवर्नमेंट इसको कहीं प्रूव नहीं कर पाई। आलोचना करने में क्या मैं आपकी आलोचना कर दूं? क्या पाकिस्तान के रिपोर्टर हैं? आप तो यहाँ से हमारा राज लेने के लिए आए हैं। प्रूव करना बड़ा मुश्किल है ना। और ऐसे एलिगेशन तो लगते हैं। आपने देखा है बहुत सारे मंत्रियों ने बहुत सारे केसेस डाले डिफेमेशन के। क्या हुआ? मुंह पिटवा के बैठ गए। आप तो एलिगेशन लगाते रहिए, आरोप लगाइए, प्रत्यारोप लगाइए। ट्रायल का मामला है, कोर्ट में है तो हम देखेंगे ना। आप लास्ट में लीगल रूप से सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार को बस यही संदेश देंगे जी, प्रधानमंत्री जी हम बार बार कहते आ रहे हैं आप बाहर के नहीं हैं और हम भी बाहर के नहीं हैं। आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमने ही आपको चुना है। इन सारे किसानों ने, पूरी जनता ने चुना है। ये आपका परम कर्तव्य बन जाता है, ये आपका राष्ट्र धर्म बन जाता है कि आप अपने कम से कम किसान भाइयों की सुने। कुछ नहीं रखा है इन कानून में, आप वापस करें। अमेंडमेंट वैसे ही कर रहे हैं, आप 1.5 साल के लिए सस्पेंड कर रहे हैं। आप छोड़िए, किसानों को बुलाइए, दोबारा बिठाइए, आपस में चर्चा करके इसको ठीक से बनाएं। तो इसमें आपकी भी विजय है और हमारी भी विजय है।